आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक्वेटिक गैलरी का दौरा किया, जहां उन्होंने पानी के अंदर की एक अलग दुनिया देखी। पीएम ने खुद इसका एक वीडियो भी शेयर किया। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक एक्वेरियम है। इसमें एक शानदार वॉकवे सुरंग भी बनाई गई है। इसी से होकर प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरे। बताया जाता है कि इस गैलरी में 11,000 से ज्यादा रंग बिरंगी मछलियां हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 92 साल की बुजुर्ग दादी सुर्खियों में आ गई। दरअसल ये दादी इन दिनों छात्रों के साथ स्कूल में पढ़ाई करती नजर आती हैं। प्रिंसिपल प्रतिभा शर्मा के मुताबिक उन्होंने जब बुजुर्ग सलीमन को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया तो वो भी छात्रों के साथ क्लास आने लगी। प्रिंसिपल का कहना है कि दादी सलीमन पिछले 10 महीने से रेगुलर स्कूल आ रही हैं और इस दौरान उन्हें कई शब्दों के बारे में जानकारी भी लग गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बुजुर्ग ने सूझबूझ दिखाते हुए एक बच्चे की जान बचा ली। दरअसल बारिश के दौरान सड़क पर जमा पानी में करंट आ गया था। इसी दौरान जब ये बच्चा वहां से गुजर रहा था तो वो इस करंट की चपेट में आ गया। फिर वहां पानी में गिरे बच्चे को कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद एक बुजुर्ग ने इस बच्चे की ओर सूखा डंडा बढ़ाया और उसे पकड़ने को कहा। फिर कोशिश करते हुए बच्चे ने किसी तरह डंडा पकड़ लिया। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग ने बच्चे को अपनी ओर खींच लिया, जिससे इस मासूम की जिंदगी बच गई। यूपी के गाजियाबाद में अविनाश नाम के एक युवक ने भागवत गीता पर रैप बना दिया। ये रैप करीब 9 मिनट का है। अविनाश सोशल मीडिया पर एबी वायरल के नाम से पहचाने जाते हैं। उनके मुताबिक इस रैप में भगवत गीता के सभी 18 अध्याय हैं। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। यूपी के हरदोई के एक सरकारी प्राथमिक स्कूल में डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है। दरअसल यहाँ के टीचर शिवेंद्र सिंह बघेल ने बच्चों को पढ़ाई के लिए ये नया तरीका अपनाया। उन्होंने अपने स्कूल में एआई क्लासरूम बना दिया ताकि छात्र डिजिटल तरीके से भी पढ़ाई को लेकर प्रेरित हों। टीचर शिवेंद्र सिंह के मुताबिक वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल और क्लास एडवांस होनी चाहिए, जिससे छात्र रुचि लेकर पढ़ सके, न कि पढ़ाई को बोझ समझे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिहार के बदहाल स्कूलों से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ महीनों से बिहार का शिक्षा विभाग एक्शन में है। मामला चाहे स्कूलों में मिड डे मील का हो या फिर टीचर्स और छात्रों की मौजूदगी का। प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इनके बीच स्कूलों की खराब हालत एक बड़ा सवाल पैदा करती है। इस दौर में भी अगर बच्चों को झोपड़ी में पढ़ना पड़े, अगर छात्रों के लिए टॉयलेट ना हो, एक कमरे में कई क्लास के बच्चों को बैठना पड़े, तो ये शर्मनाक है। सरकार की नजर ऐसे स्कूलों पर भी जाए, वहां भी बिल्डिंग और बेंच का इंतजाम हो। इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। चांद पर प्रज्ञान की तस्वीरें देखने के बाद ये तस्वीर आपको निराश कर सकती है। आप सवाल कर सकते हैं कि आजादी के 7 दशक बाद भी किसी स्कूल की सूरत ऐसी क्यों है। आप हैरान भी हो सकते हैं कि जिस स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं, उसमें करीब 400 बच्चों को टीचर जतन से पढ़ाते हैं। बच्चे मन से पढ़ते हैं और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं। सोचिए, चमत्कार नहीं तो भला और क्या है। बहुत खराब स्थिति है। यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है। बोरा लेके आते हैं और बैठते हैं और खुला आसमान है। यहाँ बारिश की वजह से सब भीग जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी ज्यादा नहीं है,
मुजफ्फरपुर की बेनीपुर इलाके में फूस की छत वाला ये स्कूल वर्षों से अपने कायाकल्प का इंतजार कर रहा है। सरकारें आई और गई, लेकिन स्कूल की इमारत नहीं बनी। त्रासदी यह है कि यह गांव हिंदी के महान साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी का है। गेहूं और गुलाब लिखने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके गांव की स्कूल की हालत ऐसी होगी। महान रामवृक्ष बेनीपुरी कवि भी थे, विद्वान थे, माने उनका किताब सब कहाँ कहाँ चलता है, दुनिया में मशहूर उनका नाम है। और मतलब कि उनके गांव ग्राम में, जहां उनका ग्राम था, उस गांव में स्कूल है, 350 विद्यार्थी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर न उसका पढ़ने का सही व्यवस्था है। पढ़ाई तो फूस की छत के नीचे जमीन पर बैठकर हो जाती है, लेकिन बारिश का सामना बच्चे कैसे करें? टॉयलेट नहीं होने से लड़कियां स्कूल जाने से कतराती हैं। महिला टीचर्स को भी परेशानी होती है, लेकिन किया क्या जाए? शौचालय नहीं है। हम लोग 3 शिक्षिका हैं, उसके बाद 6 to 8 से जो बड़ी क्लास की बच्चियां वो भी आना नहीं चाहती है। शौचालय के कारण बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। स्कूलों में छात्रों की मौजूदगी को लेकर बिहार में शिक्षा विभाग सख्त हो गया है, यानी स्कूल नहीं गए तो नाम कट जाएगा। लेकिन क्या सरकार जवाब देगी? कैसे हालात में बच्चा स्कूल जाएगा कैसे? खराब मौसम में इस स्कूल में पढ़ाई होगी कैसे? ग्रामीण के सहयोग से जो चंदा हुआ था उससे विद्यालय का जो भी है कुटिया है उसका निर्माण हुआ था, लेकिन अभी पक्का इमारत भी बनना चाहिए यहाँ। हम बाकी लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, सारे लोगों से, कि चाहे जैसे भी हो विद्यालय भवन बने, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिले। बिहार में स्कूलों की बदहाली एक कड़वा सच है। हालांकि सरकार के एजेंडे में हेल्थ और शिक्षा सबसे ऊपर है। इस साल शिक्षा का बजट करीब 40,000 करोड़ का है। पूरे बजट का 22% शिक्षा को दिया गया है, यानी पैसों की कमी नहीं। फिर सवाल है कि बच्चे नाव से नदी पार करके स्कूल क्यों जा रहे हैं? कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर जिले में हुए नाव हादसे में कुछ लोग डूब गए, लेकिन सरकार या प्रशासन इससे सबक लेने को तैयार नहीं। बच्चों को स्कूल जाने और आने के लिए जर्जर नाव पर सवार होना पड़ता है। रोज जान की बाजी लगती है। नाव पर चढ़ के, लेकिन बहुत डर लगता है। लेकिन सर बोलता है जो नहीं आइएगा तो नाम काट देंगे, इसी की वजह से जाते हैं पढ़ने के लिए डरे। लेकिन नाव पर बहुत डर लगता है। और गाय घाट में 12 गो लड़का या लड़की डूब गया है, 10वां और 9वां क्लास के। इसी की वजह से हम लोग डरे जाते हैं, नहीं चढ़ने का मन करता है, लेकिन तभी भी जाते हैं। ऐसी मुश्किलों को पार करके बच्चे एक ऐसे स्कूल तक पहुंचते हैं जहां एक ही कमरा है। जर्जर छत के नीचे 1ली से 5वीं तक के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। मौसम बारिश का हो तो छत के गिरने का खतरा रहता है, लेकिन ऐसे हालात में भी बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं। क्या बनना है पढ़ लिख के? डॉक्टर बनना है। आप बताओ किस क्लास में हो? 5वां में। क्या बनना है? डॉक्टर। आप किस क्लास में हो? तीसरा में हो। क्या बनना है? डॉक्टर। बिहार में सरकार शिक्षा के मामले में गंभीर होने का दावा करती है। सरकारी स्कूलों में 3 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर 3,32,000 छात्रों के नाम काट दिए गए हैं। ऐसे छात्रों को नाम जुड़वाने के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। नियमित स्कूल आने का भरोसा देने पर ही उनका नामांकन होगा। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की मौजूदगी पर सख्ती अच्छी बात है, लेकिन ऐसे स्कूलों के मामले में भी सरकार क्यों नहीं सोचती जहां बिल्डिंग नहीं है, कुर्सी बेंच नहीं है, टॉयलेट नहीं है, आने जाने का सुरक्षित रास्ता नहीं है? सरकार इन चीजों पर गौर करे, उसकी अहमियत समझे, इसके लिए हॉर्न बजाया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण और भागलपुर से सुजीत सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कनाडा सरकार पर हमला। ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पहले उन्होंने अहमदाबाद की साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लिया। इस समिट के 20 साल पूरा होने की सालगिरह पर यह कार्यक्रम हुआ। इसके बाद उन्होंने वडोदरा में रोड शो निकाला। फिर उन्होंने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही महिलाओं को संबोधित किया। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा सरकार पर सीधा हमला किया।
उन्होंने डिस्कशन एट काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस कार्यक्रम में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कनाडा में अलगाववादी ताकतों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा अपराध पनप रहा है। जयशंकर ने साफ किया कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों को डराया धमकाया जाता है। साथ ही उन्होंने भारतीय कॉन्सुलेट पर हमले का मुद्दा भी उठाया और कनाडा से सबूत मांगे। NIA ने हरियाणा और उत्तराखंड समेत देश भर में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान उसने कुछ लोगों से पूछताछ भी की, साथ ही कुछ अहम दस्तावेज भी जब्त किए। NIA ने गैंगस्टर, आतंकियों और खालिस्तान समर्थकों के गठजोड़ का जाल तोड़ने के लिए ये छापेमारी की। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन मामले पर CBI ने केस दर्ज कर लिया है। इसके पहले CM आवास में मरम्मत के खर्चे को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस जांच से कुछ नहीं निकलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका में डिजिटल लाइब्रेरी का बोर्ड अंग्रेजी में देखकर भड़क उठे। उन्होंने जिलाधिकारी से इस पर नाराजगी जताई और तुरंत इसे बदलने के निर्देश दिए। यूपी के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक EMU ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इसके बाद वहां रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि ये हादसा हुआ कैसे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दिग्विजय सिंह यहां पार्टी की जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने 8वां महाद्वीप खोजने का दावा किया। ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे संकरा महाद्वीप है। अब तक 7 ही महाद्वीप होने की बात कही जाती रही है, लेकिन दावा है कि 375 साल से चली आ रही खोज अब पूरी हो गई है। वैज्ञानिकों ने इसे जीलैंडिया नाम दिया है और इससे जुड़ा एक मैप भी जारी किया है। दावा है कि इस महाद्वीप का लगभग 94% हिस्सा पानी में समा चुका है। सिर्फ न्यूजीलैंड जैसे कुछ ही द्वीप हैं जो अभी धरती पर मौजूद हैं। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। चुनाव को लेकर पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है, अपना अपना एजेंडा है। किसी की नजर महिला मतदाताओं पर है तो किसी की OBC पर। इस बीच बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण का मुद्दा गर्मा गया है। दिलचस्प बात यह है कि RJD सांसद मनोज झा के भाषण को RJD के ही विधायक चेतन आनंद ने ठाकुर विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद दूसरे राजपूत नेता भी हमलावर हो गए। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का। इस सब जब ऐसी बात आएगी हम विरोध करेंगे। हल्की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता। वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो। ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना उसको हम पानी से मिटा देगा। चुनाव करीब हो तो बेचारी कविता भी हथियार बन सकती है। राजनीति का तकाजा हो तो राजपूत और ब्राह्मण नेताओं में भी ठन सकती है। ये ठीक है कि बिहार की सियासत में इन दोनों जातियों में कभी ऐसी तनातनी नहीं रही, लेकिन अब घमासान की कोशिश हो रही है। आप एक बार ब्राह्मण को मारिए अपने अंदर का। इस सब जब ऐसी बात आएगी हम विरोध करेंगे। वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो। अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता। पहले इस मुकाबले का बैकग्राउंड समझ लीजिए। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान मनोज झा ने एक कविता पढ़ी, जिसमें बार बार ठाकुर शब्द आया। हालांकि लगे हाथ मनोज झा ने साफ कर दिया कि कविता में ठाकुर सामंतवाद का प्रतीक है, लेकिन इस कविता पाठ को राजपूतों के खिलाफ बताते हुए RJD के ही विधायक चेतन आनंद ने 5 दिन बाद मोर्चा खोल दिया। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है, इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो आप ठाकुर मारने चले हैं?
आप इतने ही समाजवादी बनते हैं तो बोलिए कि हम अंदर का ब्राह्मण मारते हैं। और इस सब जब ऐसी बात आएगी, कहीं भी आएगी, किसी के द्वारा भी आएगी, चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों ना हो, हम विरोध करेंगे। कहा जा सकता है कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बेहद नागवार गुजरी। सवाल है कि क्यों गुजरी है। मनोज झा आरजेडी के सांसद, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक, फिर तलवार क्यों निकल गई? एक बात तो साफ है कि ब्राह्मण मनोज झा को जरिया बनाकर राजपूत मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश है। इसलिए चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन के तेवर भी तल्ख है। इन्हीं कथित जो कहते हैं ठाकुरों को मारो, मैं कहता हूं अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, जो वंचित करता है, जो ऊंच और नीच बनाया है, जो इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है, उसको मारो। जो आपके मीडिया में ब्राह्मणवादी, माफ कीजिएगा, डंके के चोट पर कह रहे हैं, 90% जो बैठा हुआ कहता है सदन में बैठा हुआ है, मीडिया में कौन बैठा हुआ है 90%? दिलचस्प बात यह है कि जहां आरजेडी मनोज झा के भाषण की तारीफ कर रही है, वहीं पार्टी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी भी खुलकर मनोज झा और कविता के साथ नजर आए। इस तरह शिवानंद चाहें या ना चाहें, लेकिन वो भी ब्राह्मण बनाम राजपूत के घमासान में शामिल हो गए। ठीक बोला है, एकदम उसका हम समर्थन करते हैं। हम उस कविता के प्रशंसक हैं, उस कवि के प्रशंसक हैं। तो चेतन को आपको लगता है समझने में भूल? निश्चित रूप से नहीं समझे, बच्चा है। सियासत में समझकर ना समझ होना बड़ी सियासत है। इतनी बात तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव बखूबी समझते होंगे। राजपूत मतदाताओं को टारगेट करके जो बयानबाजी शुरू हुई है, उसके दो ही मतलब समझ में आते हैं। ये तेवर आनंद मोहन के एनडीए ज्वाइन करने का संकेत हो सकता है। जानकारों को लगता है कि ये लंबे वक्त तक जेल में रहे आनंद मोहन की पॉलिटिकल लॉन्चिंग का प्लॉट भी हो सकता है। शायद इस कोशिश को राजपूत समुदाय के दूसरे नेताओं ने तुरंत भांप लिया और ज्यादा हमलावर हो गए। ठाकुर की वजह से आज हमारा देश सही सलामत है। और इस तरह का अगर बयानबाजी करता रहा, अगर हमारे सामने इस तरह का बयानबाजी होता तो मैं पटक के मुंह तोड़ता वैसे लोगों का। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि अविलंब इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा इसका भरपूर विरोध चलता रहेगा। ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा, कोई ऐसा दमकल नहीं बना उसको हम पानी से मिटा देगा, बना देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते, आप तोड़ने का काम करते। चुनाव से पहले अगर बिहार में ठाकुर को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे वजह ठोस है। बिहार में करीब 5% राजपूत हैं और करीब 9 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटरों का प्रभाव है। पिछले कई चुनाव से ये वोटर मोटे तौर पर बीजेपी के साथ हैं। हालांकि आरजेडी की कोशिश उसमें सेंधमारी की रही है। समझने वाली बात ये है कि दो सवर्ण जातियों के बीच घमासान को हवा दी जाती तो पिछले और दलित वोटर भी गोलबंद होंगे। बिहार में जातियों की इस गोलबंदी में भी चुनावी जीत हार का नुस्खा छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में हरियाली लौट आई। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 66,119 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी बढ़त रही। ये 52 अंकों की तेजी के साथ 19,716 पर बंद हुआ। इस दौरान टेलीकॉम और कोल समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में नरमी देखी गई। सोना 300 रुपए सस्ता हो गया।
दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 59,600 रुपए है। वहीं चांदी 400 रुपए सस्ती हो गई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 74,100 रुपए है। मोटर बाइक कंपनी बजाज ने नई बाइक पल्सर N150 लॉन्च कर दी। कंपनी का दावा है कि ये करीब 50 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। इसकी कीमत करीब 1,18,000 रुपए रखी गई है। ये बाइक सिंगल वेरिएंट और 3 कलर ऑप्शन के साथ बाजार में पेश की गई है। अकासा एयर के पायलट्स की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अकासा एयर 5 पायलट्स के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला आगे बढ़ा सकती है। दरअसल पिछले दिनों कंपनी के 43 पायलट्स ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कंपनी ने पायलट्स के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। हरियाणा के चरखी दादरी की रहने वाली रामबाई दादी ने एक बार फिर से देश का मान सम्मान बढ़ाया। उन्होंने 106 साल की उम्र में मलेशिया मास्टर्स चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते, जिसके बाद वो एक बार फिर चर्चा में आ गई। उड़न परी दादी के नाम से मशहूर चरखी दादरी की रामबाई ने मलेशिया में भारत का परचम लहराया है। 106 साल की उम्र में रामबाई दादी ने वो कारनामा कर दिखाया जो किसी भी आम इंसान की सोच से बाहर है। उन्होंने हाल ही में मलेशिया में आयोजित मास्टर चैंपियनशिप में दौड़, गोला फेंक और डिस्कस थ्रो में 4 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा कर दिया। खेल किया है सर दूसरे देश में। क्या जीत के लाए? मध्यम लाए जीत की। कौन से? ये कैसा लग रहा है? किसों को लगा नानी मेडल जीत की है? किसों को लगा है? बहुत खूब लगे है। अच्छा, बढ़िया। जोरदार तालियां। रामबाई दादी ने इस चैंपियनशिप में मेडल के साथ साथ दुनिया की सबसे बुजुर्ग एथलीट होने का भी खिताब अपने नाम कर लिया। रामबाई दादी भले ही उम्र का शतक पूरा कर चुकी हैं, लेकिन खेल का जज्बा उनके भीतर इस कदर है कि वो देश के लिए और भी मेडल जीतना चाहती हैं। ये भी खेलती रहेगी क्या? क्या करेगी? खेला वो मेडल लेवागा। हरियाणा के गांव की कच्ची सड़कों पर दौड़कर ही दादी अपनी प्रैक्टिस करती हैं। दादी खुद को फिट रखने के लिए दूध, दही और घी के साथ हेल्दी डाइट लेती हैं। जी के खाने में दूध, दही, घी, चूरमा, हलवा, बाजरा और देसी साग सब्जी रहती है। खेतों की शुद्ध हवा, खेतों में रहना और कच्चे रास्तों की प्रैक्टिस है। यही नानी की सेहत का राज है। उड़न परी दादी की ये लगन और मेहनत ही है जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। अब उम्मीद यही है कि वो आने वाले वक्त में ऐसे ही देश के लिए और भी मेडल जीते। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा गाजियाबाद की डॉग पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ता पालने के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद नगर निगम की डॉग पॉलिसी के नियमों के मुताबिक अब पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की सालाना फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की गई है। आवेदक को पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और स्टेलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा। नियम के मुताबिक पालतू कुत्ते की उम्र 1 साल होने पर ही उसका स्टेलाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन करने वाले को ये हलफनामा देना होगा कि उनके पालतू कुत्ते से किसी को नुकसान नहीं होगा। वहीं डॉग की 3 खतरनाक ब्रीड्स पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। नियमों के तहत 200 वर्ग गज जगह वाले फ्लैट या फिर मकानों में अधिकतम 2 पालतू कुत्ते रख सकते हैं, जबकि 300 वर्ग गज वाले मकानों और फ्लैट में अधिकतम 4 पालतू जानवर रखे जा सकते हैं। किसी रिहायशी इलाके में 5 या इससे अधिक पालतू जानवर रखने पर ऐसी जगहों को एनिमल शेल्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा।
डॉग पॉलिसी में ये भी प्रावधान है कि लोग दूसरों के घरों के बाहर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते। एनिमल एक्टिविस्ट्स और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग पॉइंट्स तय करेंगे। पार्क और लिफ्ट जैसी सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों के मुंह में मजल लगाना जरूरी है। डॉग पॉलिसी के इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक गाजियाबाद सिटी में लगभग 20,000 पालतू कुत्ते हैं। इनमें से करीब 5300 कुत्ते ही रजिस्टर्ड हैं। वहीं गाजियाबाद शहर में स्ट्री डॉग्स की संख्या लगभग 48,000 है और इनमें से 23,500 कुत्तों का ही स्टरलाइजेशन हुआ है। डॉग पॉलिसी के तहत शहर की सभी पेट शॉप्स को रजिस्टर कराना होगा और नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। कुत्तों से जुड़ी भयानक घटनाओं को लेकर गाजियाबाद नगर निगम के ये नियम काफी महत्वपूर्ण है। इन नियमों को लेकर गाजियाबाद के आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने उनसे बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। क्या कुत्तों की वजह से परेशानी होती है? हमने अभी देखा कि ऐसे बहुत सारे हादसे हुए कि जो पालतू कुत्ते हैं उन्होंने चलते चलते बच्चों को काट दिया या फिर किसी ने बच्चे को कुत्ते ने काट दिया, उसे इंजेक्शन नहीं लगा था, उससे एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। तो अभी जो ये पॉलिसी आई है उस पर रिएक्शन क्या है? देखिए, न्यू एडवाइजरी जो आई है बहुत कारगर नहीं है। फ्रेंकली अगर आप सुने तो कोई कारगर नहीं है। 200 स्क्वायर फीट में 2 डॉग, 200 स्क्वायर फीट का घर होता है क्या? झुगी नहीं होता। और 3-3, 4-4 और 5-5 डॉग रख लीजिए, उससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होना है। अगर कंक्रीट कोई ठोस अगर कोई पॉलिसी नहीं आती है तब तक कुछ नहीं होगा। स्ट्रीट डॉग से भी परेशानी रहेगी, पेट डॉग से भी परेशानी रहेगी। यहाँ पे जो डॉग लवर्स हैं वो कई बार क्या करते हैं कि देखिए, एज पर जो एडवाइजरी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड की, उसमें जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन हैं उनको अधिकृत किया गया है कि आप फीडिंग पॉइंट निर्धारित कर दें। फीडिंग पॉइंट्स हमने निर्धारित भी कर रखे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या हैं जो फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित हैं उन पे भी कुत्तों को फीड नहीं करा। हम तो कुत्तों से इतना डरते हैं कि गाड़ी के नीचे पड़े रहते हैं, एकदम आते हैं सामने, बड़ी डर लगती है। बूढ़े आदमी हैं, कभी गिर जाएंगे तो और चोट लग जाएगी। कुत्तों ने बड़ा परेशान कर रखा है। अक्सर हम देखते हैं कि पिटबुल जो है वो बहुत ज्यादा बीच में काटने लगे थे। बहुत केसेस भी आए कि जो ये ब्रीड के कुत्ते हैं ये बहुत ज्यादा लोगों को काट रहे हैं। इन पे प्रतिबंध लगा दिया, ये कितना ये सही है? इससे क्या कुछ होगा? अभी कुत्तों के काटने में क्या रोक लगेगी? अगर उसको कारगर किया गया, उसको अगर अपनाया गया चीजों को, तो जरूर कारगर होगा, सही होगा। लेकिन अगर उसको हम नहीं अपनाते हैं, हम नहीं मानते हैं हम सिस्टम को, तो फिर परेशानी तो रहेगी ही। नहीं, अगर सिस्टम को नहीं मानेंगे तो 10,000 का जुर्माना भी है। ये सही है, लेकिन पता लगना चाहिए ना सिस्टम को भी कि ऐसा होना है, ये करना है। और कई बार पता ही नहीं लगता, बताएगा कौन जाकर? किसके पास यहाँ बड़े शहरों में इतना टाइम है? ये समस्या आज की नहीं है, ये कई सालों से इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या रेजिडेंट्स हो, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की भी एक मोरल ड्यूटी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने डॉग पाले हुए हैं तो उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, फीडिंग पॉइंट और जो भी है, अगर बाहर भी घुमाते हैं तो उनकी जो भी पॉटी वगैरह होते हैं उसको अपनी मोरल ड्यूटी समझ के उस चीज का समाधान निकलना चाहिए, न कि डिस्प्यूट क्रिएट करनी चाहिए। गूगल को हुए 25 साल पूरे। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलते हैं डिजिटल गली। गुजरात के अहमदाबाद में एक रोबोट ने प्रधानमंत्री मोदी को चाय परोसी। दरअसल पीएम वहां साइंस सिटी की रोबोटिक्स गैलरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग रोबोट देखे और उनके बारे में जानकारी ली। इन रोबोट में डीआरडीओ रोबोट, कृषि रोबोट, मेडिकल रोबोट और स्पेस रोबोट शामिल रहे। सर्च इंजन गूगल को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस पर गूगल ने एक डूडल भी बनाया। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी इस मौके पर एक पोस्ट लिखी और अपने यूजर्स का शुक्रिया अदा किया। वैसे गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी, लेकिन पहले इसे बैकरब के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर 27 सितंबर 2005 को गूगल INC की लॉन्चिंग के साथ इसी दिन इसकी सालगिरह मनाई जाने लगी। देश में अब भूकंप की जानकारी पहले से लग जाएगी। दरअसल गूगल ने भारत में एंड्रॉइड अर्थक्विक अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। इसकी मदद से भूकंप के झटके महसूस होने पर यूजर्स को फोन पर इसकी जानकारी एडवांस में ही मिल जाएगी। गूगल ये सुविधा NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर लाया है। निशानेबाजी में भारतीयों ने फिर लगाए गोल्ड पर निशाने। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं सीधे खेल चक्कर।
आईसीसी की वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल को फायदा हुआ। वो दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन पहले नंबर पर काबिज बाबर आजम के और करीब पहुंच गए। दोनों के बीच सिर्फ 10 अंकों का फासला रह गया है, जबकि पिछले हफ्ते ये 43 अंकों की दूरी पर थे। यानी शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज बनने के और करीब पहुंच गए। वहीं रैंकिंग में मोहम्मद सिराज नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्वदेश लौट आई। इस दौरान स्मृति मंधाना और दूसरी खिलाड़ियों का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। एशियन गेम्स में शूटिंग इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। सिफ्त कौर ने राइफल 3 पोजीशन के सिंगल इवेंट में गोल्ड जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल के महिला टीम इवेंट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साथ ही अनंतजीत सिंह ने सिंगल इवेंट में सिल्वर तो ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में सिल्वर अपने नाम किया। इनके अलावा 50 मीटर महिला राइफल 3 इवेंट में भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना लगाया। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। उसने जापान के मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को 6-3 और 6-4 से हराया। वहीं महिला मुक्केबाज निकहत जरीन ने अपने मुकाबले में जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एशियन गेम्स में नेपाल की टीम ने T20 मैच के दौरान एक साथ कई रिकॉर्ड बनाए। मंगोलिया के खिलाफ पहले मैच में नेपाल ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन बनाए, जो कि T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके अलावा इस मैच में सबसे तेज अर्धशतक, सबसे तेज सेंचुरी और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी टूटा। नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने इस मैच में 34 गेंद में शतक ठोका, जो कि T20 इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी है। वहीं दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मैच 9 गेंदों में 50 जमा दी। वैसे इस मैच में मंगोलिया की टीम 44 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला 273 रनों से नेपाल ने जीत लिया। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।